क्या हमारे देश में अब से 2 साल पहले तक नमाज पर इतना हंगामा आपने कभी देखा? पहले गुरुग्राम में यह जबरदस्त हंगामा हुआ और आज शुक्रवार के दिन नोएडा, दिल्ली से सटे नोएडा में भी, जो उत्तर प्रदेश में आता है, जबरदस्त तरीके से नमाज पर हंगामा होता दिखा। दरअसल पुलिस को ही लोगों ने देखा कई पार्क में पानी डलवाते हुए ताकि नमाजी वहां नमाज न पढ़ पाए। ऐसा लग रहा था जैसे कि नमाज पढ़ लिया तो न जाने क्या हो जाएगा। एक तरह से इस पूरे मसले पर आज उत्तर प्रदेश की सरकार की कलई भी खुल गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कम से कम यह तो सही साबित कर ही दिया कि नमाज पढ़ना अपने आप में एक अधिकार नहीं है, बल्कि एक प्रिविलेज है। अगर आपको मौका लगे तो नमाज पढ़ लीजिए, अन्यथा आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नमाज पढ़ना अपने आप में इतना बड़ा मसला क्यों बन गया? जनाब, मसला इसलिए बन गया कि 2019 के चुनाव सामने हैं और इसके लिए अगर इस तरह के मसलों को नहीं उठाया जाएगा तो आखिरकार ध्रुवीकरण होगा तो कैसे होगा? कैसे हिंदू बनाम मुसलमान होगा? और जब तक यह नहीं होगा, वोटों की बारिश कैसे होगी? एक हफ्ते पहले नोएडा के सेक्टर 58 के पार्क में नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा बरपा था। इस हफ्ते पुलिस के सामने चुनौती न केवल मुश्किल थी, बल्कि विवाद को टालने की भी थी, क्योंकि पिछले शुक्रवार को नोएडा के सेक्टर 58 के पार्क में जिस तरह नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा हुआ, उसने न केवल पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े किए, बल्कि मामले को बेहद संवेदनशील भी बना दिया। पिछले 7 दिनों से नोएडा पुलिस इस बात को लेकर टेंशन में थी कि इस शुक्रवार क्या होगा जब पार्क में लोग नमाज पढ़ने आएंगे। सबसे बड़ी चुनौती सेक्टर 58 के पार्क के विवाद को टालने की थी। लिहाजा पुलिस और प्रशासन ने ऐसा तरीका खोजा कि यहाँ नमाज ही न हो पाए। जिस पार्क में हर हफ्ते जुमे के नमाजियों की भीड़ रहा करती थी, उसी पार्क को प्रशासन और पुलिस ने पानी से भर दिया। देखते ही देखते पार्क तालाब में तब्दील हो गया। अब जब पार्क में पानी भरा होगा तो फिर लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे? इस पार्क में आप देखिए कि जहां पर जुमे की नमाज पढ़ी जाती थी, उस जगह पर पूरी तरह से पानी भर दिया गया है। और पूरे पार्क में पानी भरने का ये काम सुबह से ही किया जा रहा है। प्राधिकरण के कर्मचारी हैं और ये लगातार यहाँ पर पूरे पार्क में ऐसे पाइप बिछाकर पानी डाल रहे हैं। पार्क के कई हिस्से में पानी पूरी तरह से भर चुका है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस पार्क के आसपास सुबह से एहतियातन कड़ा पहरा भी बिठा रखा था। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात था। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो एक दिन पहले भी पुलिस ने लोगों को आगाह किया था कि वो इस पार्क में कोई भी धार्मिक काम करने न आए, क्योंकि पुलिस को ये सूचना मिली थी कि अगर लोग नमाज पढ़ने आते हैं तो बवाल बढ़ सकता है। पार्क में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। तमाम पुलिसकर्मी सुबह से ही पार्क में तैनात कर दिए गए हैं। एक कंपनी पीएसी भी बुलाई गई है और पुलिस ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही से बचना चाहती है। नोएडा पुलिस बार बार इस फैसले के पीछे नियमों का हवाला दे रही है। जब तक परमिशन नहीं है, परमिशन में कई एजेंसीज हैं, लैंड ओनिंग एजेंसी है, LIU है, पुलिस है, बाकी सारे जो है और फैक्टर्स आ सकते हैं, ट्रैफिक है, परमिशन लेना आवश्यक है, ये मैंने उस दिन कहा था। पुलिस की तरफ से सभी कंपनियों को नोटिस भी भेजा गया था कि अगर पार्क में कोई नमाज पढ़ता देखा गया तो पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी और उसी पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की सख्ती का असर भी दिखा और पुलिस ने इस विवाद को टालने के लिए होशियारी भी दिखाई। पार्क में पानी भरकर पुलिस ने यह साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर किसी को कानून से खिलवाड़ नहीं करने देगी। हालांकि कुछ हिंदू संगठन के यहाँ पहुँचने की सूचना थी, लेकिन वो लोग भी यहाँ पर नहीं आए। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पुलिस ने, प्रशासन ने कहीं ना कहीं अब इस मसले को पूरी तरह से मैनेज कर लिया है। हालांकि आसपास की कंपनीज में जो कर्मचारी काम करते थे, जिन्हें नमाज के लिए जाना था, वो आज थोड़ा वक्त पहले निकले कंपनी से और यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर जो दूसरी मज़ार है, मस्जिद है, वहाँ पर गए हैं नमाज पढ़ने के लिए। कुल मिलाकर पुलिस ने इस पूरे विवाद को टाल जरूर दिया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई अब खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि ये विवाद अब राजनीतिक तूल भी पकड़ चुका है और नमाज को लेकर अब लोग खुलकर आमने सामने भी आ गए हैं। मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, नोएडा। दिल्ली से सटे नोएडा में नमाज कई जगहों पर पढ़ी गई, लेकिन सुरक्षा के बीच में। और यही बात दरअसल आज सोचने वाली है। आखिरकार नोएडा में इतने बड़े पैमाने पर नमाज पढ़ने का विरोध क्यों हो रहा है?
बताया जा रहा है कि एक तबका है जो लगातार इस तरह की कोशिशें कर रहा है कि सरकारी जमीन पर अगर धार्मिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाए, चाहे नमाज पढ़ा जाए या वहां गीता पाठ का सिलसिला शुरू किया जाए, तो इन जमीनों पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाया जा सकता है। क्या जमीन पर अपना आधिपत्य जमाना एक साजिशन कोशिश है जो कि नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में किया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो प्रशासन ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? पुलिस प्रशासन इसको लेकर सजग क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि हर मसले को धर्म की चश्मे के तहत ही देखना पड़ता है और तभी जाकर प्रशासन की नजर खुलती है? क्या नोएडा में जानबूझकर हंगामा करने की कोशिश की गई? क्या नमाज के मुद्दे को जानबूझकर तूल देने की कोशिश की गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नोएडा के सेक्टर 58 के पार्क में पिछले जुम्मे को जो कुछ हुआ उसने कई सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया में इस विवाद की पूरी कहानी का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें यह साफ नजर आ रहा था कि कुछ लोग नमाज पढ़ रहे लोगों से जबरन पूछताछ कर रहे थे और इसी के बाद पूरा हंगामा शुरू हुआ। कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम लोग? हिंदी? कौन सी? बंगाली। तो यहाँ जो आप नमाज वमाज पढ़वा रहे हो, यहाँ की कोई परमिशन है आपके पास या कैसे? आपको किसने यहाँ चौधरी बनाया कि आप यहाँ आके नमाज पढ़वाओ और सारे हाँ। आप भी तो अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? मैं तो मनोज शर्मा हूँ। हाँ। मैं यहीं हूँ। आप मनोज शर्मा हैं, यही हैं। आप किस पोस्ट पे हैं? आप भी अपना भी तो बताइए। नहीं, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ ना कि आप नमाज पढ़वा रहे हैं धीरे धीरे। हम नहीं पढ़वा रहे हैं, पब्लिक पढ़ रही है, कुछ कोई ना कोई। नहीं, कैसे आपको किसी ने परमिशन दी होगी? परमिशन दिखाओ आप। थाने में क्या परमिशन है कि नमाज पढ़ाएं? शुक्रवार पढ़वाते हो या रोज पढ़वाते हो? पुलिस ने यहां नमाज तो रुकवा दी और कई कंपनियों को नोटिस भी भेज दिया। प्रशासन की माने तो सेक्टर 58 के पार्क में नमाज पढ़ने वाले लोगों ने प्रशासन से अनुमति भी मांगने की कोशिश की, जिसमें बड़ी संख्या में कुर्सी और लाउडस्पीकर लगाने की भी बात कही गई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने इन लोगों को इजाजत नहीं दी। यहाँ पे सेक्टर 58 में बड़े स्तर पे आयोजन की मांग की गई थी। कुर्सियां, माइक, बाकी सारी चीजों की बात की गई थी और ऐसी स्थिति में जब तक परमिशन न हो तब तक इसको आयोजन करना उचित नहीं है। और मैं उसी बात को रिटरेट आज फिर करूंगा। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि अगर यहां नमाज होती तो बड़ी संख्या में हिंदू कार्यकर्ता यहां पहुंचने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इस पूरे विवाद को टाल दिया। इस हंगामे के पीछे साजिश का सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ये हंगामा सिर्फ नोएडा के एक ही पार्क में नमाज को लेकर हुआ। आज भी नोएडा के सेक्टरों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जहां लोगों ने सामूहिक तौर पर नमाज तो अता की। हालांकि इस दौरान यहां एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया था। बड़ी संख्या में नमाजी यहां आए और नमाज पढ़कर चले गए। परमिशन वहाँ पे सेक्टर 58 में रिक्वायर्ड है और कहीं पे परमिशन? मैंने कहा कि नो कमेंट्स, बस। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि आखिर क्यों खुले में नमाज पढ़ने पर हंगामा बरपाया गया? अगर नियम कानून की बात है तो फिर दूसरी जगहों पर खुले में नमाज क्यों पढ़ी जा रही है, या फिर इसके पीछे कोई दूसरी ही वजह है? मनीष चौरसिया, न्यूज नेशन, नोएडा। लेकिन प्रशासन की एक बात पर वाकई में सवाल खड़ा होता है। प्रशासन ये कह रहा है कि नमाज अता करने के लिए कुर्सियां, लाउडस्पीकर की परमिशन मांगी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अल्पसंख्यक का ये वर्ग आखिरकार पार्क में लाउडस्पीकर और कुर्सियों के साथ नमाज क्यों पढ़ना चाहता है? नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि जुम्मे की नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है। पार्क में पढ़ने के लिए लाउडस्पीकर की आवश्यकता क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देना चाहिए। लेकिन अब इसके साथ साथ एक नया मसला खड़ा हो गया है। मसला यह कि अब वो तमाम राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, उनका यह कहना है कि संघ परिवार अपना सुबह सुबह कार्यक्रम करता है और ऐसे में आरएसएस की शाखाएं जो लगती हैं, जो कि आमतौर पर खुले में किसी पार्क में या किसी मैदान में लगती हैं, उन शाखाओं को क्यों लगने दिया जाता है? उन शाखाओं पर प्रतिबंध क्यों नहीं है? इस मसले को अब एक राजनीतिक आयाम भी दिया जा रहा है और इसे बीजेपी बनाम अन्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देश के कोने कोने में संघ की शाखाएं हर दिन इसी तरह लगती हैं। दिल्ली हो या फिर मुंबई, संघ के स्वयंसेवक हर जगह आपको नजर आ जाएंगे। पार्क और मैदानों में संघ की शाखाओं की तस्वीरें बेहद आम हैं और इस तरह की तस्वीरें हर शहर, गली और मोहल्ले में देखी जा सकती हैं। लेकिन अब क्या संघ की शाखाओं पर भी बैन लगेगा?
क्या खुले में शाखा लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी? क्योंकि जिस तरह से नोएडा में नमाज को लेकर हंगामा हुआ, प्रशासन ने खुले में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। उसके बाद ये मांग उठने लगी कि पार्क में लगने वाली शाखाओं पर भी बैन लगना चाहिए। ये मांग कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। संघ की शाखाएं लगती हैं तो उन पे ये नियम कानून नहीं लागू होता क्या? और जो सारे कार्यक्रम होते हैं उन पे ये नियम कानून नहीं लागू होता क्या? केवल नमाज पढ़ने को लेकर एक अलग से दिशा निर्देश जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। संघ के शाखाओं पर बैन लगाने के पीछे उसी नियमों की दलील दी जा रही है जिसे नोएडा के सेक्टर 58 के लिए अप्लाई किया गया था। लेकिन बीजेपी और संघ के नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। ये शाम में जाते हैं, वही व्यायाम वहाँ करते हैं और उसमें कोई धार्मिक अनुष्ठान तो वहाँ पे नहीं होता है। कांग्रेस का बस चले गया तो कांग्रेस दशहरा, रामलीला सब पे कहेगी रोक लगा दीजिए। जब आप 150 आदमियों को जमा होने पर और कोई काम करने पर आप परमिशन खोजते हैं तो आरएसएस के लिए भी खोजिए, ये स्वाभाविक रूप से कोई भी कहेगा, लेकिन इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। संघ और बीजेपी की दलील है कि शाखा में ना तो किसी तरह का धार्मिक कार्यक्रम होता है और ना ही किसी तरह का पूजा पाठ किया जाता है। शाखा सुबह 6 बजे लगती है और शाखा का व्यायाम से जुड़ा हुआ संबंध भी बहुत है। अगर आप कभी शाखा गए हैं तो आप देखें कि शाखा में एक्सरसाइज भी होती है। इससे पहले भी विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन संघ की मंशा पर सवाल उठाते रहे हैं। वक्त वक्त पर संघ की शाखाओं को बैन करने की मांग भी उठती रही है और अब नोएडा में नमाज पर बैन के बाद लोगों को एक मौका मिला है। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर हंगामा कम नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। ये राजनीति है साहब, और इस राजनीति में हर तरह का हंगामा बिल्कुल जायज है। ठीक वैसे ही जैसे अब एक नया विवाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा एक आवेदन सामने रखा गया है जिसमें कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मां सरस्वती का एक मंदिर होना चाहिए और यहां पर पूजा करने की छूट होनी चाहिए। इस बाबत वीसी को यानी कि वाइस चांसलर को पत्र भी लिखा गया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी होने पर सवाल खड़ा था, जिसे लेकर अभी तक मामला सुलटा नहीं है। और अगर अब वहां पर सरस्वती मंदिर बनाने की मांग की जा रही है तो आप खुद ही समझ जाइए कि इसका मकसद क्या है। मकसद है सिर्फ हंगामा खड़ा करना। हमारे मुस्लिम भाई बहन तो नमाज मस्जिद में जाकर अदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई बहन और क्रिश्चियन भाई बहन और सिख भाई बहनों के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो अपनी पूजा पाठ कर सकें। एक बच्चे का ये होता है कि पेपर है, एग्ज़ाम है, तो कहीं भगवान के दर पे माथा टेक के चला जाए, तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो प्रशासन से मेरी ये डिमांड है कि जो यूनिवर्सिटी में हिंदू बच्चे हैं, क्रिश्चियन बच्चे हैं और सिख बच्चे हैं, उनके लिए कोई ये पूजा पाठ की जगह की व्यवस्था करवाई जाए। सरस्वती माँ का मंदिर चाहते हैं हम लोग। बात करते हैं बुलंदशहर हिंसा की, जिसकी आग अभी तक थमी नहीं है। याद कीजिए, इंस्पेक्टर सुबोध की शहादत इस तरह से बेजा जाएगी, शायद इस पर कोई भी विचार नहीं कर सकता। लेकिन अब पुलिस ने मुख्य आरोपी तथाकथित तौर पर प्रशांत नट नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। अब यह आदमी अचानक कहां से उत्पन्न हो गया, आप भी सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी तक मुख्य आरोपी के नाम पर बजरंग दल का व्यक्ति सामने था, जिसने वीडियो जारी कर यह कहा था कि उसका इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। यह बात अलग है कि बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर काम करने वाले तमाम आरोपी अभी भी फरार हैं, लेकिन प्रशांत भट्ट नाम के नाथ नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये टैक्सी ड्राइवर वहां क्या कर रहा था, इसने इंस्पेक्टर सुबोध को कैसे मारा, उसके साथ साथ एक और व्यक्ति की हत्या कैसे हुई, इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को किस तरीके से सलटाने में लगी है, आप समझ सकते हैं। इतने समझदार तो आप हैं ही। पहले योगेश राज, फिर जीतू फौजी और अब प्रशांत नट। बुलंदशहर हिंसा के करीब 4 हफ्ते हुए हैं और इन 4 हफ्तों में 3 बार मुख्य आरोपी के नाम बदले जा चुके हैं और सबसे नया आरोपी है बुलंदशहर का रहने वाला प्रशांत नट, जिसे पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया। साथ ही दावा किया कि आरोपी प्रशांत ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है और माना है कि इंस्पेक्टर सुबोध को उसी ने गोली मारी। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह जी की हत्या हुई थी, उसके मुख्य आरोपी प्रशांत नट को गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ में उसने इस घटना में संलिप्तता स्वीकार की है और ये भी स्वीकार किया है कि गोली उसने चलाई थी, जिससे इंस्पेक्टर साहब की मृत्यु हुई थी। लेकिन पुलिस के तमाम दावों की हवा उस वक्त निकल गई जब प्रशांत को कोर्ट ले जाते वक्त मीडिया ने उससे सीधा सवाल किया। नट मुख्य आरोपी है, प्रशांत ने गोली मारी है।
नहीं मारी। पुलिस ने कहां से अरेस्ट किया आपको? ग्रेटर नोएडा ससुराल में। पुलिस की कार्रवाई पर प्रशांत के परिवार वाले भी सवाल उठा रहे हैं और पुलिस पर उसे फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशांत ने उसको गोली मारी, प्रशांत ने कोई गोली नहीं मारी है, उसको तो निर्दोष फंसाया जा रहा है। कासना में ससुराल है, ससुराल वालों पे हमारे सभी रिश्तेदारों पे दबाव बनाया और दबाव के तहत पता नहीं कौन सी टीम बुलंदशहर से गई, कहां से गई, उन्होंने कासना से अपने घर पैसे दिया। वैसे भी घटना के 4 हफ्तों के दौरान यूपी पुलिस करीब 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 6 लोगों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण भी किया। इन आरोपियों में से 4 को बरी भी किया जा चुका है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लाजमी है। इस दौरान शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का परिवार भी सबूतों को मिटाने और राजनीतिक दबाव में मुख्य आरोपियों को बचाने का इल्जाम लगा चुकी है, जबकि एक नई कहानी ये भी सुनाई जा रही है कि इंस्पेक्टर सुबोध ने घटना के दौरान हड़बड़ाहट में खुद पर गोली चला ली। वो वहाँ के जो बताते हैं जो है वो किसान की जो उसने जो है उसमें वो होपलेस हो गए थे और जल्दबाजी की में जो वो गोली बचाव में अपने मारने चाह रहे थे जो उसका लग गई। ऐसे हालात में बुलंदशहर हिंसा का सच क्या है और इंस्पेक्टर सुबोध का हत्यारा कौन है, इस राज के खुलासे का इंतजार पूरे हिंदुस्तान को है। टीम न्यूज़ नेशन। बुलंदशहर हादसे का सच सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक साहब बड़े ताल ठोक कर यह कहते हैं कि इंस्पेक्टर सुबोध नर्वस हो गए थे, हड़बड़ा गए थे और हड़बड़ाहट में उन्होंने दूसरों को नहीं खुद को गोली मार ली। इससे बड़ी बेतुकी बात कुछ हो सकती है क्या? आइए अब जरा बात करते हैं किस तरह से 3 तलाक के मुद्दे पर अब सरकार के हाथ पांव फूलना लगभग लाजमी है, और वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा में अभी भी 3 तलाक के मुद्दे पर इस बिल को पारित करवा पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, ये सरकार भी अच्छे तरीके से जानती है। तमाम विरोधी पार्टियां एकजुट हैं, सरकार अच्छे तरीके से जानती है। कुछ एक पार्टियां हैं जो अभी भी फेंस पर बैठी हैं, यानी कि इधर या उधर कर सकती हैं। या तो सरकार उन्हें मना ले या फिर एक बार फिर यह बिल निरस्त हो जाएगा और अध्यादेश भी निरस्त हो जाएगा। इस बीच इस बिल को लेकर और इस पूरे कानून को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय से जो स्वर निकल कर आ रहे हैं वो अपने आप पे प्रदर्शित करते हैं कि आज संकीर्ण मानसिकता किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के ऊपर बढ़ चढ़ कर बोल रही है। मुस्लिम महिलाओं के बीच ये खुशी और उत्साह 3 तलाक पर आए उस बिल को लेकर है जो लोकसभा में भारी बहुमत से पास हो गया। इंसाफ की पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है। जाहिर है ये बिल पास होने से उन महिलाओं को एक उम्मीद की किरण नजर आई है जिन पर या तो ट्रिपल तलाक की गाज गिर चुकी है या फिर हमेशा उन्हें इसका डर सताता रहता था। मुस्लिम महिलाओं को इसकी बहुत ज़रूरत थी क्योंकि हर धर्म की महिलाओं को भारतीय कानून के अंतर्गत संरक्षण मिला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं उससे अछूती थी। एक तरफ महिलाएं ट्रिपल तलाक बिल को राहत भरा कदम बता रही हैं, तो दूसरी ओर धार्मिक कट्टरपंथियों को इस पर गंभीर एतराज है। ये भारत सरकार का गलत फैसला है। उन्हें शरीयत के मामलों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ट्रिपल तलाक बिल का विरोध महज धर्म के आधार पर ही नहीं हो रहा, बल्कि इसका सियासी विरोध भी खूब हो रहा है। ट्रिपल तलाक किसने लाया, मगर क्या सोचा उस औरत का क्या होगा जिसको तलाक मिल गया? उसका खामन 3 साल तो जेल गया, 3 साल जेल गया। उसको कौन, उसके बच्चों को कौन खिलाएगा? कौन उनकी तालीम का पैसा देगा? कौन उनकी वर्दी का पैसा देगा? अगर वो किराए के मकान में बैठे हैं कौन उनका ख्याल रखेगा? इस चीज का तो नहीं है। बस पास कर दिया बिल, भाड़ में जाए वो औरत और उसके बच्चे। ये सिर्फ एक मकसद है इनका कि मुस्लिम समाज को अपमानित करें, और इस देश में एक सेक्शन है जो मुस्लिम समाज को अपमानित करने से खुश होता है, उसका वोट लें। बस यही राजनीति है नरेंद्र मोदी जी की और भाजपा की, ये 3 तलाक कानून बिल लाने के पीछे। दरअसल लोकसभा में तो ट्रिपल तलाक बिल भारी बहुमत से पास हो गया, लेकिन सरकार की असली अग्नि परीक्षा राज्यसभा में है, जहां संख्या बल सरकार के साथ नहीं है और विपक्ष इसी का फायदा उठाकर ट्रिपल तलाक बिल के बहाने सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए कमर कस चुका है। विरोधियों की मांग है कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज देना चाहिए ताकि इसकी कमियों को दूर किया जा सके। वहीं बीजेपी इसे महिलाओं के हित में बताकर सभी पार्टियों से बिल का समर्थन करने की अपील कर रही है। ट्रिपल तलाक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए इसको पास कराया लोकसभा के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि ये राज्यसभा से भी पास होगा। मुझे तो ताज्जुब हो रहा था कि कांग्रेस के लोग जो तर्क दे रहे थे वो कुतर्कों से भरा हुआ था।
अरे भाई, आपको कोई चेंज चाहिए, आपको कोई परिवर्तन चाहिए, आपको बिल पसंद नहीं है तो आप अमेंडमेंट ला सकते थे। जाहिर है, जब तक सरकार को विरोधियों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा से पास नहीं हो पाएगा। वैसे भी ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार भी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद ये बिल राज्यसभा में बहुमत की कमी के कारण लटक चुका है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले इस बिल को पास करा पाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ देश की सुरक्षा एजेंसियां आतंकी गतिविधियों पर रोक और नकेल लगाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, तो दूसरी तरफ सियासी दल और कुछ धार्मिक संगठन उन संदिग्धों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर आतंक जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ धर्म आधारित बचाव अपने आप में सही है? अगर कोई मुसलमान है तो क्या यह जरूरी है कि तमाम मुसलमान समर्थित पार्टियां बचाव में आ जाएं उन लोगों के जिनके ऊपर आतंकवाद का आरोप लगा है? अगर कोई हिंदू है तो क्या तमाम हिंदू संगठन सामने आ जाएंगे उस हिंदू को बचाने के लिए क्योंकि उसके ऊपर आतंक का आरोप लगा है? आज नैतिक तौर पर पूरे देश को इस बारे में विचार करना चाहिए कि आतंकी सिर्फ आतंकी होता है, उसकी कोई जात नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। एनआईए ने दिल्ली यूपी से 10 संदिग्धों को आतंकी गतिविधियों के शक में गिरफ्तार किया था और फिलहाल इनमें से 6 संदिग्ध 10 दिन के लिए एनआईए की रिमांड पर है। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के पास से कई हथियार और दूसरी आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं, जिसके आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने उनके आतंकी संगठन से जुड़े होने का शक जताया था। मगर अब एक मुस्लिम संगठन इन संदिग्धों की मदद के लिए उठ खड़ा हुआ है और उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। कहीं ये कि 26 जनवरी आ रही है इसलिए उसको बर्बाद करना चाहते थे, कहीं 15 अगस्त को बर्बाद करना चाहते थे, कहीं कह देते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के कत्ल की साजिश बना रहे थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के कत्ल की। ये तो हमेशा होता रहता है और ये लोग बरी होते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद नाम के इस ग्रुप का मानना है कि गिरफ्तार किए गए युवा मासूम और बेगुनाह है, लिहाजा उन्हें मदद की जरूरत है। जवान बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, पढ़ रहे थे। हमें इन बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनना चाहिए। हैरानी की बात है कि सिर्फ धार्मिक संगठन ही नहीं बल्कि कई सियासी पार्टियां भी एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठा रही हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए एनआईए को नसीहत दी है। महबूबा ने लिखा है, चुनावी समय में एनआईए की कार्रवाई शक के घेरे में है, खासकर अर्बन नक्सल केस के बाद। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी एक समुदाय के प्रति संदेह से नहीं बल्कि पूरे देश के प्रति समान रूप से सोचना चाहिए। इतना ही नहीं, महबूबा ने एक और ट्वीट कर गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के परिवार के प्रति संवेदना भी जताई है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला सबसे ऊपर है, लेकिन संदिग्धों के पास से मिले सूतली बम के आधार पर उन्हें आतंकी और आईएस से जुड़ा बताना कहीं से भी तार्किक नहीं है। इन आरोपों ने पहले ही इन संदिग्धों और उनके परिवार वालों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। एनआईए को उन मामलों से सबक लेना चाहिए जिनमें आरोपी कई साल के बाद बरी कर दिए गए हैं। महबूबा से पहले कांग्रेस के कई नेता भी एनआईए की कार्रवाई पर संदेह जता चुके हैं। सवाल ये है कि देश की सुरक्षा एजेंसी अगर इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर 10 संदिग्धों को गिरफ्तार करती है और उनके संबंध विदेशी हैंडलर्स से होने का शक जताती है, ऐसे हालात में क्या सिर्फ इसलिए शक जताना वाजिब है क्योंकि पकड़े गए संदिग्ध किसी खास धर्म से ताल्लुक रखते हैं? टीम न्यूज़ नेशन। और यही बात करते हैं किसानों की, क्योंकि हमारे देश में किसानों की बात हर कोई करता है। ये बात अलग है कि किसान रोज दिन मरता है। ऐसा लगा जैसे कि 3 राज्यों में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा सबक लिया और सबक यह है कि किसानों के कर्ज की माफी जरूर होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा हाल के दिनों में जब से कर्ज माफी की बात सामने आई है, जब से कांग्रेस की सरकारों ने कर्ज माफी को बतौर नीति अमली जामा पहनाया, हर तरफ से चर्चा होने लगी कि कर्ज माफी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना खराब है, कैसे किसानों का कोई भला नहीं होता अगर कर्ज माफी की जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बढ़ चढ़कर इस पर बयान दे रहे थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहेंगे जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के सौगात के तौर पर किसानों के लिए 1.3 लाख करोड़ की योजनाएं सामने ला रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ तमाम अन्य योजनाएं 1.3 लाख करोड़ की भारत सरकार देने को तैयार है। अब ऐसे में वो तमाम लोग जो अभी तक कर्ज माफी पर अपनी बातें सामने रख रहे थे, कौन से बिल में घुसेंगे? एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी को ये 3 झटके ऐसे लगे कि बीजेपी अब तक इससे उबर नहीं पा रही।
इन 3 राज्यों में कांग्रेस के दांव के आगे बीजेपी की सारी रणनीति फेल हो गई। चुनाव में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का ऐसा दांव फेंका कि तीनों राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गए। अब कांग्रेस 2019 में देश भर के किसानों की कर्ज माफी की बात कहने लगी है और किसानों की कर्ज माफी को 2019 का मुद्दा बनाने की मुहिम भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकारों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस की इस तोड़ का जोड़ क्या निकाला जाए। अब तक पंजाब के किसानों को कुछ नहीं दिया गया। थोड़े दिन पहले कर्नाटक का चुनाव था, वहां कर्ज माफी का वादा कर दिया और अब सिर्फ 800 किसानों को टोकन रुपया देकर के हाथ ऊपर कर दिए। चुनाव जीतने के लिए देश के किसान की पीठ पे छुरा भोंको, ये खेल कब तक चलता रहेगा। एक दिन पहले हिमाचल की रैली में पीएम मोदी ने किसान कर्ज माफी को झूठा वादा जरूर कहा, लेकिन अब जो खबर है वो ये कि 2019 से पहले मोदी सरकार ने भी किसानों को लुभाने का बड़ा प्लान तैयार किया है। सूत्रों की माने तो अब मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को सबसे बड़ा गिफ्ट देने वाली है। केंद्र सरकार देश के उन तमाम ईमानदार किसानों के एग्रीकल्चर लोन का ब्याज माफ करने की तैयारी कर रही है जो समय से अपना लोन चुकाते हैं। इससे सरकार पर सालाना 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यही नहीं, खाद्य फसलों के लिए होने वाले बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम से पूरी तरह छूट देने का भी प्रस्ताव है। खास तौर पर हॉर्टिकल्चर फसलों पर प्रीमियम भी घटाया जा सकता है। इतना ही नहीं, किसानों को लुभाने की कोशिश इस बात से भी समझी जा सकती है कि सरकार ने 2018-2019 के लिए 11 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है, यानी पिछले साल के मुकाबले 10 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से ज्यादा। देखिए, मुझे लगता है कर्ज माफी से हर किसान को फायदा नहीं पहुंचता, लेकिन अगर कुछ सरकारों ने शुरू किया कि डायरेक्ट आप पर एकड़ के हिसाब से जमा पैसे दें, उसमें हर किसान को फायदा पहुंचेगा। अगर आप खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, उससे भी हर किसान को फायदा पहुंचेगा। तो ये सोचना आपका काम है कि आप सब किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं कि कुछ किसानों को। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले सरकार फसल बीमा पर भी राहत देने का प्लान बना रही है। सरकार के रणनीतिकार खाद्यान्न फसलों के बीमा पर पूरी तरह से प्रीमियम छोड़ना और बागवानी फसलों की बीमा पर प्रीमियम में राहत देने पर विचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक बात साफ हो गई है कि 2019 की लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा किसान ही रहने वाला है। अब देखना यह है कि कौन इस मुद्दे पर बाजी मारता है। टीम न्यूज़ नेशन।